रांची में आंदोलन कर रहे छात्रों के प्रदर्शन का आज 12वां दिन है। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में अनियमितताओं के खिलाफ आवाज उठा रहे छात्र परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। अब रांची के स्टेडियम में देवेंद्र नाथ महतो की भूख हड़ताल का आज तीसरा दिन है। प्रदर्शनकारी अब विधानसभा घेराव की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आज एक विशाल कैंडल मार्च निकालने की भी तैयारी है। इस बीच खबर है कि आज झारखंड सरकार के कुछ मंत्री और ऑफिसर्स कमेटी आज छात्रों से मुलाकात कर सकती है। अनिश्चितकालीन अनशन कर रहे देवेंद्र नाथ महतो के साथियों का तो कहना है कि वो किसी मंत्री या कमेटी से बात नहीं करेंगे, बल्कि सीधे सीएम हेमंत सोरेन को बात करनी होगी और परीक्षा रद्द करना पड़ेगा। प्रदर्शनकारियों की यह मांग है कि परीक्षा में धांधली की जांच सीबीआई से करवाई जाए। बंद करो, बंद करो, बंद करो। जब छात्रों का मन डोला है, वादा करके भूल जाते हो। जब छात्र बोला है, राष्ट्रीय डोला है, लड़ेंगे जीतेंगे, जीतेंगे जीतेंगे। जब पीएससी रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन का 12वां दिन। हेमंत सोरेन आके बात करो या इस्तीफा दो। झारखंड में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, मैं भाजपा को बता दीजिएगा, आप त्रुटियां पाई गई है। हम लोगों को इस तरह का संघर्ष ना करना पड़े, इसीलिए सर आप हमारी गुहार को सुने। बेवजह आंदोलन आप लोग क्यों कर रहे हैं? विश्वास कीजिए ना उन पर। आप लोग क्यों धरना दे रहे हैं? आप लोग किसके घर पे दे रहे हैं? क्योंकि स्टेट एजेंसी पे हमें भरोसा नहीं है और सरकार के द्वारा अभी तक तो कोई भी प्रतिनिधि हमारे से मिलने के लिए नहीं आई है। पूरे हिंदुस्तान में पेश किया जा रहा है, नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि झारखंड में युवा धरना पर है, मतलब टोटली रविश। प्रदर्शनकारी छात्रों से कब बात करेंगे सीएम सोरेन? हम कितनी गंभीरता के साथ चीजों को देख रहे हैं ये तो मैं सीना चीर के तो नहीं दिखा सकता। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की पीटी परीक्षा में धांधली का आरोप लगाकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के लिए झारखंड के सीएम भले ही न्याय करने का दावा कर रहे हों, लेकिन रांची में ही स्टेडियम में बैठे छात्रों तक पहुंचने में इतना समय क्यों लग रहा है, ये कोई नहीं बता रहा। इसलिए छात्रों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। 29 जुलाई से स्टूडेंट जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में अनियमितताओं के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आंदोलन का आज 12वां दिन है। 3 दिन से देवेंद्र महतो भूख हड़ताल पर है, जिसकी वजह से उनकी कमजोरी बढ़ती जा रही है। आज रात छात्र कैंडल मार्च की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ ही आंदोलनकारी छात्रों ने विधानसभा घेराव का भी ऐलान कर रखा है। छात्रों के आक्रोश और देश भर से उनको मिल रहे समर्थन को देखते हुए हेमंत सरकार अपना डेलीगेशन छात्रों के पास भेज सकती है। हालांकि छात्र आंदोलन का नेतृत्व कर रहे प्रदर्शनकारी छात्रों की तरफ से कह दिया गया है कि सरकार के किसी डेलीगेशन से बात नहीं होगी, खुद सीएम हेमंत सोरेन को बात करनी पड़ेगी। हेमंत सोरेन आके बात करो या इस्तीफा दो, मेरा एक लाइन है। उसके बाद हम मांग पत्र बहुत सारा है, झारखंड के युवाओं को संतुष्ट करना है, हम बात करेंगे। 3 दिन से आप भूख हड़ताल पर हैं। हम ये देख रहे हैं महतो जी की जब दिल्ली के अंदर आंदोलन चल रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा था स्टूडेंट्स का, वहाँ पर तमाम पार्टी के नेता भी पहुँच रहे थे। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बिल्कुल शुद्ध छात्र बैठे हुए हैं जो अपनी मांगे कर रहे हैं। क्या लग रहा है यहाँ पर नेता क्यों नहीं आ रहे बातें सुनने के लिए? आना चाहिए, सबका समर्थन से बल मिलता है। हम अपील करेंगे आपके चैनल के माध्यम से सभी राजनीतिक, गैर राजनीतिक, सामाजिक लोग आए, जुड़ें, यह छात्र आंदोलन को जन आंदोलन में तब्दील करें। अगर ये सरकार नहीं सुनती है तो, और नहीं तो हमारी मांग को पूरी करें। रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप है कि सरकार उनके आंदोलन को कुचलने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही। उन्हें टेंट नहीं लगाने दिया जा रहा। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के उस हिस्से की लाइट काट दी गई जहां प्रदर्शन हो रहा था। हेमंत सरकार एक तरफ कमेटी भेजकर छात्रों से बात करने का संकेत दे रही है, तो वहीं हेमंत सरकार के मंत्री छात्रों से पूछ रहे हैं कि वो
बेवजह आंदोलन क्यों कर रहे हैं। बेवजह आंदोलन आप लोग क्यों कर रहे हैं? राज्य तो सोरेन परिवार ने लिया है, तो उन पे छोड़ दीजिए ना, विश्वास कीजिए ना उन पर। आप लोग क्यों धरना दे रहे हैं? आप लोग किसके घर पे दे रहे हैं? भाजपा तो दौड़ा के हम लोग यही काम करेंगे। वो भाजपा का मीडिया यहाँ आ रहा है, पूरे हिंदुस्तान में पेश किया जा रहा है, नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि झारखंड में युवा धरना पर है। नेट का जो धरना है उससे झारखंड का धरना को कंपेयर किया जा रहा है। मतलब टोटली रविश। ये भाजपा एक्सपर्ट है इसके लिए। इतना अच्छा काम कर रही है हमारी सरकार, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, सारे मंत्री अच्छा काम कर रहे हैं। जो डिपार्टमेंट मिला है सब लोगों को कहा गया कि अच्छा एफर्ट दो, उसके बाद भी ठीक है। झारखंड में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, मैं भाजपा को बता दीजिएगा आप। त्रुटियां पाई गई है, कुछ खामियां पाई गई है, गड़बड़ियां पाई गई है, मुख्यमंत्री जी ने एक्शन लिया, आप बता दीजिए। मंगलवार को प्रदर्शनकारी छात्रों ने झारखंड के पूर्व सीएम और हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन की पुण्यतिथि के मौके पर श्रद्धांजलि मार्च निकाला। उनके हाथों में झारखंड में गुरुजी के नाम से जाने जाने वाले शिबू सोरेन की तस्वीरें थी। इसी मार्च के दौरान हेमंत सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। शिबू सोरेन की पुण्यतिथि के मौके पर ही हेमंत सोरेन पहली बार आंदोलन पर बोले। दावा किया कि छात्रों को इंसाफ मिलेगा। जांच रिपोर्ट आने तक धैर्य रखने की नसीहत दी। सरकार के आंख भी हैं, कान भी है, संवेदनशीलता भी है, और हम कितनी गंभीरता के साथ चीजों को देख रहे हैं ये तो मैं सीना चीर के तो नहीं दिखा सकता, लेकिन ये जरूर है और हमारे साथ तो विशेष रूप से जिस चीज के पीछे हम पड़ते हैं उसको ठीक करके ही दाम लेने का हम लोग का उद्देश्य रहा है। जिस तरीके से जांच दल दिन रात एक कर लगी हुई है, उसका उत्तर का हमें इंतजार है और बहुत जल्द छात्रों के बीच में और राज्य के लोगों को इस विषय पर अवगत हम कराएंगे। हर आवश्यकता जो नौजवानों का होगा, जो संवैधानिक और नियम है उसके अनुरूप उनके साथ हम लोग हैं और उनको न्याय मिलेगा। हेमंत सरकार की परेशानी ये है कि छात्रों का ये आंदोलन अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने सीधे सीधे झारखंड सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। इसका असर दिल्ली तक पड़ रहा है। संसद में सरकार को घेरने के लिए पूरी ताकत लगा रहे विपक्ष के लिए इस मुद्दे पर जवाब देना भारी पड़ रहा है। जेपीएससी परीक्षा में धांधली को लेकर रांची में एक तरफ छात्रों का आंदोलन चल रहा है तो वहीं पर सीआईडी भी लगातार एक्शन ले रही है। अब सीआईडी ने इस मामले में अब तक 14 आरोपियों को दबोचा है। मंगलवार को एजेंसियों ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों की पहचान उमेश कुमार, बुद्धेश्वर भगत और रमेश कुमार के रूप में हुई है। सीआईडी ने 18 ठिकानों पर छापेमारी करके ब्लैंक चेक और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं। सीआईडी ने रांची, पलामू, हजारीबाग, बोकारो और धनबाद में बिचौलियों, मास्टरमाइंड और कोचिंग संचालकों से जुड़े 18 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी। इन सारी छापेमारी और जांच के दौरान पेपर लीक के मास्टरमाइंड अभय तिवारी को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ। पेपर लीक नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। झारखंडी छात्रों को ठगना बंद करो। इंकलाब जिंदाबाद। हेमंत सोरेन होश में आओ। झारखंड में छात्रों के आंदोलन के बीच सीआईडी एक्शन में है। ताबड़तोड़ छापेमारी के साथ साथ गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। मंगलवार को सीआईडी ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद इस मामले में अब तक 14 आरोपी सीआईडी की गिरफ्त में आ चुके हैं। सीआईडी के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी परीक्षा करवाने वाली एजेंसी टीडीपीएल के साथ मिलकर काम करते थे। आरोपी अभ्यर्थियों को पास कराने के लिए कथित तौर पर सेटिंग गेटिंग का नेटवर्क चला रहे थे। ये भी पता लगाया जा रहा है कि परीक्षा में सफलता दिलवाने के नाम पर कितने अभ्यर्थियों से कितनी रकम वसूली गई।
छात्रों से वसूली गई अवैध कमाई का बंटवारा किन किन लोगों के बीच हुआ? छात्रों के आंदोलन का असर शुरू हो चुका है। पेपर लीक माफिया के चेहरे सामने आ रहे हैं। उनमें से एक चेहरा है अभय तिवारी का। ये वो शख्स है जो झारखंड में परीक्षा धांधली माफिया का पोस्टर बॉय बन चुका है। जो मैनेजिंग डायरेक्टर है TDPL का, वो खुद सरकारी नौकरी में है। अब 12 एग्जाम वो निकाल चुका है। यहाँ पे आपका अभी JSSC CGL में सेकंड टॉपर रहा है वो, अभय तिवारी उनका नाम है। तो वही इंसान इस CGL में भी, इसमें भी आप PT पास हो जा रहा। सोचिए एक इंसान 12 एग्जाम कैसे पास कर सकता है। रांची में छात्र जिस परीक्षा को रद्द करवाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस परीक्षा को TDPL कंपनी ने कंडक्ट करवाया था और नतीजा आया तो सेकंड टॉपर अभय तिवारी निकला। हैरानी की बात है कि अभय तिवारी इसी TDPL कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर भी है। जो कंपनी ब्लैक लिस्टेड है वो हमारे यहाँ का एग्जाम कैसे ले? सवाल तो बनता है। CGL हो गया, उसको रद्द कर दिया जाए। जिस प्रकार का बना हुआ है, जैसे अभय तिवारी का नाम आ रहा है, हम लोग स्टूडेंट है, देख रहे हैं एक व्यक्ति के द्वारा 13 एग्जाम निकाला जा रहा है। उनका भैया का भी निकला है। पेपर लीक का मास्टरमाइंड अभय तिवारी अब CID के शिकंजे में है। लेकिन अभय कितनी चालाकी से झारखंड में पेपर में धांधली को अंजाम दे रहा था, वो समझिए। अभय तिवारी ये सारा खेल डबल रोल में कर रहा था। अभय तिवारी ने 2 नाम रखे थे। उसने अपना दूसरा नाम मनोज तिवारी रखा था। अभय तिवारी के नाम से गोड्डा ब्लॉक सप्लायर ऑफिसर की नौकरी कर रहा था और मनोज तिवारी के नाम से TDPL में मार्केटिंग मैनेजर बना हुआ था। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते। धांधली का मास्टरमाइंड अभय तिवारी न सिर्फ सिविल एग्जाम में सेकंड टॉपर बना, बल्कि उसने 2013 से अब तक 12 प्रतियोगी परीक्षाएं भी पास की। अभय तिवारी के ठिकाने से CID को जिन परीक्षाओं में सफल होने के सर्टिफिकेट मिले हैं, उनमें 2018 की पुलिस अवर निरीक्षक लिखित परीक्षा, नौसेना में SAR पद के लिए वर्ष 2023 में हुई लिखित परीक्षा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी BRC में सहायक पद के लिए 2014 की लिखित परीक्षा, IRB कांस्टेबल लिखित परीक्षा, 2018 की CRPF हेड कांस्टेबल परीक्षा, 2014 में नॉर्दर्न कोल फील्ड्स यानी NCL की प्रारंभिक परीक्षा, JSSC की PGT शिक्षक और CGL परीक्षाएं और JPSC की ACF, FRO, FSO और 11वीं 13वीं झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षाएं शामिल हैं। CID को इस मास्टरमाइंड अभय तिवारी के खिलाफ कई अहम डिजिटल सबूत और दस्तावेज मिले हैं। इनमें कई लैपटॉप, मोबाइल फोन, अलग अलग बैंकों के पासबुक और चेकबुक, OMR शीट की कार्बन कॉपी, एडमिट कार्ड, मार्कशीट समेत कई दस्तावेज शामिल हैं। अभय तिवारी ने JPSC सिविल सर्विस का प्री एग्जाम क्लियर कराने का रेट 5 लाख रुपए तय कर रखा था। मेंस क्लियर कराने का रेट 25 लाख रुपए था, जिसमें अभय तिवारी 10 लाख रुपए एडवांस लेता था। जो लोग तुरंत पैसा नहीं दे पाते थे, वो उनसे ब्लैंक चेक लेता था। CID को हजारीबाग में जमीन के पेपर और खाली चेक के रूप में इसके सबूत भी मिले हैं। अब तक की जांच में पता लगा है कि अभय तिवारी ने TDPL यानी TSR डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड के जरिए ऐसी घुसपैठ कर ली थी कि कोई भी परीक्षा वो चुटकियों में निकाल लेता था। दरअसल अभय तिवारी मनोज के नाम से TDPL में मार्केटिंग मैनेजर बना हुआ था और झारखंड सरकार ने JSPC और JSSC का एग्जाम कराने का टेंडर TDPL को दिया था, जबकि TDPL यूपी और बिहार जैसे राज्यों में ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। इसके बावजूद TDPL को इस साल JSPC की 14वीं सालाना परीक्षा करवाने का मौका दिया गया। इस परीक्षा के जरिए अभय तिवारी ने अपनी साली और भाभी को भी सरकारी नौकरी दिलाई। TDPL के पास एग्जाम कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी थी, लेकिन इसे लेकर भी चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। TDPL का ऑफिस लखनऊ में है। 2018 के ग्रामीण विकास अधिकारी एग्जाम में धांधली हुई थी। आरोप TDPL पर लगा। 2021 में SIT ने इस कंपनी के डायरेक्टर रामवीर और सत्यपाल को अरेस्ट किया। इस कंपनी पर यूपी विधानसभा स्टाफ नियुक्ति में गड़बड़ी के आरोप लगे। इसके बाद इस कंपनी को यूपी सरकार ने ब्लैकलिस्ट कर दिया, लेकिन झारखंड सरकार इस पर मेहरबान रही।
टीडीपीएल के खिलाफ कई शिकायतें आई, हर शिकायत को नजरअंदाज कर दिया गया। मार्च 2025 में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने पहली बार इस कंपनी पर एक्शन लिया। टीडीपीएल को ब्लैकलिस्ट किया गया, लेकिन 1 महीने बाद जून में ही ये बैन हट गया और फिर से कंपनी को एग्जाम कंडक्ट कराने की परमिशन मिल गई। पता लगा है कि इस साल फरवरी में रांची के शिकायतकर्ता ने जेपीएससी को एक शिकायत दी। जाहिर है हेमंत सोरेन सरकार के दौरान ये गड़बड़ियां हुई है और इसका शिकार बने हैं झारखंड के होनहार छात्र, इसलिए वो इंसाफ की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार को लेकर कांग्रेस के आपत्तिजनक बयान पर विवाद शुरू हो गया है और यह गहराता जा रहा है। कांग्रेस अपने बयान पर कायम है, जबकि एनसीपी अजीत पवार गुट ने कांग्रेस से सार्वजनिक माफी की मांग की है। पार्टी ने चेतावनी दी है कि अगर माफी नहीं मांगी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। एनसीपी ने आज इस मुद्दे पर पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और इस बीच इस विवाद पर सुनेत्रा पवार का रिएक्शन सामने आ गया है। सुनेत्रा पवार ने कहा है कि सही वक्त आने पर वो करारा जवाब देंगी। वेळ आल्यानंतर चोख उत्तर देईन मी। एनसीपी अजीत पवार गुट के सीनियर नेता और कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल ने कांग्रेस के इस बयान पर तीखा हमला बोला है। भुजबल ने कहा कि जिस पार्टी की प्रमुख नेता सोनिया गांधी है और जिस पार्टी की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है, वो कभी सदन में गूंगी गुड़िया का ये बयान नहीं दे सकती। उसी पार्टी के नेता ने ऐसा बयान भी दिया है और आज दूसरी पार्टी के एक महिला नेता के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सही नहीं है और कांग्रेस को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। राजीव गांधी जब वो अध्यक्ष हुई और प्राइम मिनिस्टर हुई, तब भी कांग्रेस के ही जो दूसरे लीडर थे उनके खिलाफ उन्होंने उनको कहा था तो गूंगी गुड़िया है, दूसरे सब लोग बोल रहे गूंगी गुड़िया। अब वो गूंगी गुड़िया ने कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद ऐसा पराक्रम किया कि एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान कर दे, दो देश हो गए। तो थोड़ा रुको ना, ठहरो ना। नहीं जो है हमारी बहन को इतना बड़ा हादसा होने के बाद, अजीत पवार जाने के बाद उन्होंने पार्टी संभाली है, तो उनके बारे में ऐसी कुछ बात करना गलत है। वहीं पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी सुनेत्रा पवार पर कांग्रेस के इस बयान पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इन दिनों कोई पूछ नहीं रहा, तो वो खबरों में बने रहने के लिए इस तरह की उल्टी सीधी बयानबाजी कर रही है। उन्होंने कहा कि इतने नीचे स्तर की बयानबाजी उन्होंने महाराष्ट्र में पहली बार देखी। मला असं वाटतं की अतिशय खालच्या स्तरावर हे उतरलेले आहे। मुळामध्ये यांना कुठलाही रिस्पॉन्स मिळत नाही, कोणी विचारत नाही, त्यामुळे न्यूजमध्ये येण्याकरता अशा पद्धतीचं काम चाललेलं आहे। बदनाम हुए तो क्या हुए, नाम तो हुआ, अशा पद्धतीनं यांची कारवाई चाललेली आहे। आणि मला असं वाटतं की महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीत इतक्या खालच्या स्तराला जाणारे हे आता आपल्याला पहिल्यांदाच पाहायला मिळत आहे। वहीं कांग्रेस ने अपने प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर अब कायम रहना ही ठीक किया है। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता भाई जगताप ने सुनेत्रा पवार पर दिए बयान का बचाव किया। उन्होंने कहा कि सुनेत्रा पवार से पूछे गए सवाल पर अगर कोई और जवाब दे रहा है तो उस संदर्भ में अगर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कुछ कहा तो इसमें क्या गलत है। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीड जिले की बात होती है, जो कि पूरे महाराष्ट्र में बहुचर्चित है, इतने सारे कांड होते रहे हैं, इतने सारे जो मर्डर्स है, बाकी सारे जो हत्या हुई है, तो उस मामले में अगर कोई सवाल पूछ रहा है, कोई भी पत्रकार हो या कोई पक्षकार हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, तो धनंजय मुंडे उठ के अगर इस तरह का ये करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई, तो धनंजय मुंडे कौन है? ये उप मुख्यमंत्री है। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा वहीनी की चल रही तो उन्होंने उसको रोकना चाहिए था, ऐसा मेरा कहना है। क्योंकि दादा के सामने तो बोलने की हिम्मत भी नहीं करता धनंजय मुंडे। दादा के सामने
बोलने की हिम्मत भी नहीं करते। तो उस संदर्भ में अगर कांग्रेस अध्यक्ष, हमारे महाराष्ट्र एमपीसीसी के कांग्रेस के अध्यक्ष अगर हर्षवर्धन जी ने कहा है तो बिल्कुल सही है, आप चुपचाप बैठिए। और आज विपक्ष ने दिल्ली में 3 बड़े प्रोटेस्ट मार्च की तैयारी की है। विरोधी दल आज सुबह 10 बजे से एक तरफ जहां जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान छात्रों पर हुए एक्शन पर सरकार से माफी मांगने के लिए प्रदर्शन करेंगे, तो वहीं पर राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर भी उसका प्रोटेस्ट जारी रहेगा। इसके साथ ही आज विरोधी दल जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग पर भी प्रदर्शन करेंगे। तो ये 3 तस्वीरें हैं। आज 3 मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी है। पहली है जंतर मंतर पर छात्रों पर जो एक्शन हुआ था उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट मार्च निकाला जाएगा और सरकार से माफी की मांग की जा रही है। दूसरी है राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर इस वक्त लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है और इस मुद्दे पर भी एक मार्च निकाला जाएगा। और तीसरा है जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए भी दिल्ली में प्रोटेस्ट मार्च होगा और साथ ही श्रीनगर में भी कई इस तरह के विरोध प्रदर्शन की तैयारी की गई है। लेकिन दिल्ली में ये 3 प्रमुख मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी रहेगी। 10 बजे से ये मार्च शुरू होगा। समाजवादी पार्टी दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक अयोध्या के राम मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी के मुद्दे को हवा दे रही है। दिल्ली में समाजवादी पार्टी के सांसद संसद में इस मुद्दे पर हंगामा कर रहे हैं, तो लखनऊ में विधानसभा में पार्टी के विधायक सदन चलने नहीं दे रहे। विधानसभा में तो समाजवादी पार्टी के विधायकों के हंगामे की वजह से सीएम योगी अपना भाषण तक पूरा नहीं कर पाए। यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायकों के हंगामे की वजह से कल सदन की कार्यवाही तक स्थगित करनी पड़ी। लेकिन इस दौरान स्पीकर सतीश महाना ने समाजवादी पार्टी के विधायकों से ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। स्पीकर सतीश महाना ने कहा, अगर आप लोगों में से किसी ने राम मंदिर के लिए चंदा दिया हो तो उसकी रसीद दिखा दें, क्योंकि जिन लोगों ने चंदा ही नहीं दिया उन्हें चढ़ावे की चोरी का मुद्दा उठाने का क्या हक है। आज भी सदन में हंगामे के आसार हैं। मेरा निवेदन सुन लीजिए। देखिए कितना मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे कितना संतोष हो रहा है। शुहैब अंसारी साहब राम मंदिर की बात कर रहे, अच्छा लग रहा है कि उमर अली भाई भी राम मंदिर की बात कर रहे। मुझे और अच्छा लग रहा है कि शाहिद मंजूर साहब भी राम मंदिर की बात कर रहे। इन्होंने शुरुआत से लेकर आखिर तक सिर्फ राम मंदिर का विरोध किया। अब में से किसी ने चंदा दिया हो तो रसीद लेकर आ जाए भाई यहाँ पे बीच में। आप लोगों में से किसी ने कोई चंदा दिया तो रसीद लेकर आ जाओ भैया, जरा देखे तो सही आपका कौन सा पैसा चोरी हुआ, जरा रसीद लेकर आ जाओ जितने खड़े हो यहाँ पे। अब सदन स्थगित होने के बाद से सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को कड़ा जवाब दिया। योगी ने कहा कि जो लोग आजकल भगवा का अपमान कर रहे हैं, साधु संतों पर कीचड़ उछाल रहे हैं, वो सनातन के जन्मजात विरोधी हैं। इन्हें प्रभु राम के प्रति न कोई आस्था है, न चढ़ावा के चोरी से कोई मतलब। ये बस सनातन को बदनाम करना चाहते हैं। अयोध्या के जिस प्रकरण में ये लोग चंदा चोरी की बात करते हैं, वहां चंदा चोरी नहीं, चढ़ावा से जुड़े हुए एक प्रकरण का मुद्दा आया था। इस पूरे प्रकरण में एसआईटी ने अपनी कार्रवाई प्रारंभ की और 23 जून को उन्होंने अपनी पहली अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। एफआईआर लॉन्च हुई। एफआईआर लॉन्च होने के बाद उपलब्ध साक्ष्य और प्रमाण के आधार पर कुल 8 लोग पकड़े गए। इस मामले में किसी भी साधु संत का कोई संलिप्तता प्रारंभिक जांच में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में कहीं भी नहीं पाया गया। इसके लिए साधु संतों पर आक्षेप करना, इसके लिए अयोध्या धाम को अपमानित करना, बदनाम करना, श्री राम जन्मभूमि मंदिर को बदनाम करना, उन लोगों को कटघरे में खड़ा करना, ये बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति है। संतों के प्रति जिस प्रकार के आक्षेप वहां किए गए, ये सीधे सीधे सनातन धर्म का अपमान है।
भारत के सनातन मूल्यों, आदर्शों और दुनिया के अंदर जो उसके प्रति एक अच्छी भावना बनी थी, उस भावना पर एक प्रकार का प्रहार इन दोनों के द्वारा किया जा रहा है, जिनका आचरण सदैव से सनातन विरोधी रहा है। और इसके बाद शिवपाल सिंह यादव सामने आए। उन्होंने योगी आदित्यनाथ के आरोपों का तो कोई जवाब नहीं दिया। हां, सरकार पर चर्चा से भागने का आरोप जरूर लगा दिया। शिवपाल यादव ने कहा कि बीजेपी चाहे तो समाजवादी पार्टी चढ़ावा चोरी पर 2 हफ्ते तक बहस कर सकती है, लेकिन योगी इसके लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि चढ़ावा चोरी में बीजेपी और आरएसएस के लोग शामिल हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और ये सरकार इधर उधर की बातें करती है। और देखिए, चंदा चोरी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और आरएसएस के लोगों इसमें शामिल हैं। और इधर उधर की बातों से क्या है, भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं सदन चलाते हो? कम से कम ये मानसून सत्र 2 हफ्ते चला दो तो विदेश की सभी समस्याएं आ सकती हैं। कर लो फिर बहस। अब लखनऊ में शिवपाल यादव मोर्चा संभाल रहे हैं तो दिल्ली में अखिलेश यादव की लीडरशिप में प्रोटेस्ट हो रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसदों ने कल संसद परिसर में फिर से ड्रामा किया। अखिलेश के भाई अक्षय यादव दान पेटी लेकर बैठे थे। अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव और डिंपल ने दान पेटी में पैसे डालने का काम किया। इसके बाद पैसे की गिनती हुई। खास बात यह है कि कल के ड्रामे में किसी ने भगवा चोला नहीं ओढ़ा था। अखिलेश यादव से जब पूछा गया कि रामगोपाल यादव ने इस तरह के प्रोटेस्ट को गलत बताया, पप्पू यादव की हरकत का विरोध किया, तो अखिलेश ने कहा कि चाचा की बात छोड़िए, बीजेपी धर्म के नाम पर क्या करती है वो देखिए। चाचा ऑलरेडी रामगोपाल चाचा क्या कह रहे हैं वो बात नहीं है। आप बीजेपी से क्यों नहीं पूछते हो कि हनुमान जी कहाँ नाच रहे थे? लगता आपने हनुमान जी को नाचते हुए नहीं देखा। अब राम मंदिर के मुद्दे पर संसद में समाजवादी पार्टी को कांग्रेस का सपोर्ट मिला है। कल राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने चढ़ावा चोरी पर चर्चा की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब देने को कहा। विपक्ष के सांसदों ने जमकर नारेबाजी की। इसका एनडीए के सांसदों ने विरोध किया और इस दौरान खड़गे और किरण रिजिजू के बीच तीखी तकरार भी हुई। रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं की प्रभु राम पर और राम मंदिर पर कभी आस्था ही नहीं रही, लेकिन आजकल सदन में हंगामा करने के लिए कांग्रेस के नेता भगवान राम का नाम ले रहे हैं। ये नहीं चलेगा। हंगामे की वजह से राज्यसभा स्थगित कर दिया गया। संबित पात्रा ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर इसे लेकर के जोरदार हमला किया है। संबित पात्रा ने कहा कि विरोधी दलों के नेता भगवान राम के नाम को लेकर ड्रामा कर रहे हैं, सावन के महीने में साधु संतों का अपमान कर रहे हैं। देश की जनता सब कुछ देख रही है। सारे सनातन विरोधियों से वक्त आने पर हिसाब लिया जाएगा। साधु के वेश में आना, साधु को चोर दिखाना, श्रावण के महीने में जब हजारों लाखों लोग कांवड़ यात्रा में निकले हुए हैं, वैसे में आप साधुओं को चोर के रूप में दिखाना, साधुओं को घसीट घसीट के लेते हुए आप जा रहे हैं, वह भी देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक मंदिर के प्रांगण में। क्या किसी भी धर्म के धर्म गुरु के वेश में आकर इस प्रकार का प्रयोजन पार्लियामेंट के प्रांगण में किया जा सकता था क्या? आप सोचिए, केवल हिंदुस्तान नहीं विश्व जल उठता अगर इस प्रकार से वेश बदल करके किसी और धर्म के धर्म गुरु को घसीटते हुए, पीटते हुए चोरों के रूप में दिखाया जाता। मगर आपने हिंदू धर्म का जो अपमान किया पार्लियामेंट के प्रांगण में, यह अक्षम्य है। समय बताएगा, रण अभी शेष है। समय बताएगा कि इसका नतीजा क्या होगा। अब दिल्ली से लखनऊ तक राम मंदिर चढ़ावे पर जारी हंगामे के बीच सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनी एसआईटी ने भी चढ़ावा चोरी की जांच शुरू कर दी है। एसआईटी के मेंबर कल अयोध्या पहुंचे। नई एसआईटी के नेतृत्व लखनऊ रेंज के आईजी किरण एस कर रहे हैं। इस टीम में अयोध्या के डीआईजी सोमेन वर्मा और एसएसपी गौरव ग्रोवर भी शामिल हैं। पैसे के लेन देन और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की जांच के लिए एक ऑडिटर को भी इसका मेंबर बनाया गया है।
कल एसआईटी की टीम ने मंदिर के रिकॉर्ड्स को देखा। यूपी सरकार की तरफ से बनी एसआईटी की रिपोर्ट और चढ़ावे की चोरी के सबूतों की जांच की। इसके बाद एसआईटी की टीम स्टेट बैंक के उस ब्रांच में भी पहुंची जहां राम मंदिर ट्रस्ट का अकाउंट है। और अब खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पर अलग अलग जिलों से आए वीडियो ने प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। वीडियो में जान जोखिम में डाल करके छात्र छात्राएं स्कूल जाते दिखे। विदिशा में स्कूली बच्चे बस स्टॉप पर स्टॉप को पार करते हुए स्कूल जाते हुए नजर आए, और वो भी तब जब स्टॉप डैम के पिलर में 4-4 फीट का गैप था। बावजूद इसके बच्चे इस गैप को कूद करके स्कूल जाते हुए दिखे। दूसरी ओर सागर में कोपरा नदी पर पुलिया क्षतिग्रस्त होने से छात्राएं जान जोखिम में डालकर नदी पार करती हुई नजर आई, जिसके बाद से प्रशासन हरकत में आया और इस पूरे मामले में कार्रवाई की। मध्य प्रदेश में बच्चों के लिए स्कूल जाना कितना जोखिम भरा काम है, ये आप इन दो तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ बच्चे घरों से कॉपी, किताब, कलम और बस्ते के साथ साथ जान हथेली पर लेकर घरों से निकलते हैं, क्योंकि प्रशासन ने इनके सामने कोई और रास्ता ही नहीं छोड़ा है। प्रशासन तो मस्त आंख कान बंद किए बैठा है और छात्र छात्राएं जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। कहने को आज हम एआई के दौर में हैं। शहर शहर सड़कें और नेशनल हाईवे बन रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में तो सुरक्षित स्कूल पहुंचना ही बच्चों के लिए एक बड़ी चुनौती है। निकाल ले, हमारे तो ऊपर है, निकाल लाइन। छात्राओं के कंधों पर बस्ता है और सामने मौत का रास्ता है। तस्वीरें सागर से हैं, जहां रहली क्षेत्र में कोपरा नदी पर बनी क्षतिग्रस्त पुलिया छात्राओं के लिए मुसीबत बन गई। बारिश के बीच छात्राएं स्थानीय ग्रामीणों की मदद से नदी पार कर स्कूल पहुंचने को मजबूर हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर सवाल उठने लगे। जानकारी के मुताबिक कोपरा नदी पर बनी पुलिया लंबे समय से क्षतिग्रस्त है और बारिश में नदी के उफान पर होने की वजह से छात्राओं के स्कूल जाने पर लगातार खतरा मंडराता रहता है। वहीं वीडियो सामने आने के बाद पंचायत के सीईओ ने संज्ञान लिया और जल्द ही वैकल्पिक व्यवस्था के निर्देश दिए। हालांकि गांवों तक पहुंचने के लिए करीब 3 किलोमीटर लंबा वैकल्पिक रास्ता है, लेकिन ज्यादातर ग्रामीण और छात्र इसी पुलिया का इस्तेमाल करते हैं। इस संबंध में हमने हमारे सहायक यंत्री को बोला है कि वहाँ फील्ड पे जाके आप निरीक्षण करो, जैसा भी होगा हम आगे कार्रवाई करेंगे। हम पहले फील्ड पे विजिट करवा लेते हैं एक बार, जैसा भी निरीक्षण होगा उसके आधार पर हम आगे व्यवस्था करवाएंगे बच्चों को। ये तस्वीर भी एमपी के विदिशा जिले की है, जहां बच्चे रोजाना इसी तरह बेतवा नदी पर बने स्टॉप डैम को पार कर स्कूल पहुंचते हैं और इसी तरह वापस लौटते हैं। एक एक स्टॉप के बीच में 4-4 फीट का गैप है। नीचे पानी की धार इतनी तेज है कि अगर किसी का पैर फिसला तो वो सीधा बहता हुआ चला जाएगा। बारिश में डैम उफान पर होता है, ऐसे में जरा सी चूक जानलेवा साबित हो सकती है। बावजूद इसके ये बच्चे पढ़ने के लिए खतरा उठाते हैं और रोज ऐसे ही स्कूल जाते हैं। ग्राम पलोई में जाता हूँ, अभी वर्तमान में क्लास 10 में पढ़ता हूँ। और कल जो अधिकारी लोग आए थे हमसे कुछ साइन करवा के ले गए हैं और हाँ बोल गए हैं कि अभी स्कूल मत जाओ, और हाँ ऐसे कुछ बोल गए थे। 2 साल ग्राम पलोई में शासकीय हाई स्कूल पलोई में पढ़ाई की है और मैं नदी पे से जाता था और मेरे साथ और भी बच्चे जाते थे, और भी 5 बच्चे जाते थे, और ऐसा 5-6 साल से चलता आ रहा है। हर बार ऐसा ही होता है, 4 महीना नदी चढ़ जाती है तो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, उनकी पढ़ाई मतलब बर्बाद हो जाती है। बाकी अभी अगर मैं 4 महीने और स्कूल जा पाता तो मुझे भरोसा है मैं और अच्छी परसेंटेज बना सकता था, पर मैं बारिश के कारण और जो नदी है उस पर जो डैम है वो उस तरफ से भी टूटा हुआ है, जिसके कारण स्कूल नहीं जा पाता हूँ। बच्चे खतरनाक रास्ता इसीलिए अपनाते हैं ताकि उन्हें लंबा सफर तय ना करना पड़े,
दरअसल विदिशा के बंधेरा, ककरुआ, इमलिया और बेहलोट गांव के बच्चे 10वीं की पढ़ाई के लिए पलोहो गांव जाते हैं। अगर ये बच्चे सड़क वाले रास्ते से स्कूल जाएं तो उन्हें रोज करीब 10 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा, लेकिन स्टॉप डैम पार करने से ये दूरी सिर्फ 5 किलोमीटर रह जाती है। हम लोग के भी संज्ञान में इस वीडियो के माध्यम से ही आई है। इससे पहले गाँव की जो स्थानीय संस्थाएं हैं और ग्राम पंचायत है उनके द्वारा ऐसी कोई स्थिति हम लोग के नॉलेज में नहीं लाई गई, ना ही कोई मांग की गई। मौके का भ्रमण करने पे ये पाया गया कि पलोह गांव में शिक्षा विभाग के द्वारा एक हाई स्कूल संचालित किया जा रहा है। भौगोलिक परिस्थिति कुछ इस तरीके की है कि जिन गांव के बच्चे पलोह स्कूल में आ रहे हैं उनको यदि सड़क मार्ग से वहाँ पे आने के लिए लगभग 10 किलोमीटर का चक्कर लगा के आना पड़ता है। सबसे नज़दीक का स्कूल जो है हाई स्कूल वो पलोह में है, जो लगभग 10 किलोमीटर वहाँ से पड़ता है। संभवतः इसी कारण बच्चे जो है वो इस वर्ष नए शाला प्रवेशी है, तो वो जो स्टॉप डैम पुराना बना हुआ है उस स्टॉप डैम के माध्यम से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर पड़ता है। बच्चों के स्टॉप डैम पार करने का वीडियो जैसे ही प्रशासन के संज्ञान में आया, तुरंत कंटीले तार लगाकर डैम से होकर आने जाने का रास्ता बंद कर दिया गया, बैरिकेड लगा दिए गए और चौकीदारों को भी निगरानी पर लगा दिया गया। इसके अलावा नदी पर बने स्टॉप डैम पर स्लैब डालने का काम भी शुरू हो गया है। स्टॉप डैम के पुल बना हुआ है, जो स्टॉप डैम बना हुआ है उस पे स्लैब डालने की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें बच्चों को साइकिलें प्रदान की जा चुकी हैं और डैम का रास्ता पार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। बच्चे अगर शाला जाना चाहते हैं तो जो सड़क मार्ग उपलब्ध है उससे आने जाना। मौके पे जो स्थिति पाई गई है उसमें यह है कि यदि बच्चों को उस स्टॉप डैम से आने जाना प्रतिबंधित किया जाता है तो फिर जिस तरफ ककरुआ स्कूल गांव है उस तरफ एक हाई स्कूल का उन्नयन किया जाना आवश्यक होगा। वर्तमान में वहाँ से विदिशा जो है वो लगभग 8 किलोमीटर पड़ता है, तो यदि विदिशा में बच्चे पढ़ने आते हैं तो उनको 8 किलोमीटर एक तरफ का आना जाना पड़ेगा, जिसके चलते शिक्षा विभाग के द्वारा जो है नज़दीक में बंधेरा गांव है वहाँ पे स्कूल को जो है उन्नयन कर हाई स्कूल में उन्नयन करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। यदि वहाँ से स्वीकृति मिल जाती है तो बच्चों को इस तरफ आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वीडियो सामने आए हैं तो प्रशासन ने स्टॉप डैम वाले रास्ते को बंद कर दिया, कार्रवाई भी की जा रही है। बच्चों को सुरक्षित स्कूल से आने जाने के लिए साइकिल दी गई है। इसके अलावा गांव के पास नया स्कूल खोलने पर भी चर्चा हो रही है, ताकि बच्चों को पढ़ाई के लिए जान खतरे में न डालनी पड़े। और गुजरात में चांदीपुरा वायरस से हाहाकार मचा है। राज्य में अब तक वायरस से 22 बच्चों की मौत हो चुकी है। 184 संदिग्ध मामले दर्ज किए गए हैं। 35 मामले चांदीपुरा पॉजिटिव पाए हैं, जबकि 11 नमूनों के टेस्ट रिजल्ट आना अभी बाकी है, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। वायरस की स्थिति की जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पानसरेरिया ने बताया कि वर्तमान में राज्य के अलग अलग सिविल हॉस्पिटल्स में 7 पॉजिटिव मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 6 पॉजिटिव मरीजों की स्थिति में सुधार होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि सावधानी बरतनी है और अफवाहों से दूर रहना है। इसके अलावा बच्चों में बुखार, उल्टी या फिर अन्य कोई भी गंभीर लक्षण दिखाई देते हैं तो बिना समय गंवाए नजदीकी सरकारी अस्पताल से संपर्क करें। और अब खबर आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई, जहां पर मिलावटी चीजों के खिलाफ खाद्य विभाग का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। खाद्य विभाग की टीम ने यूपी से पंजाब और हैदराबाद तक कई जगहों पर छापेमारी की, जहां पर नकली घी से लेकर भारी मात्रा में नकली मसाले बेचे जा रहे थे। ऐसे में प्रशासन ने माल जब्त करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। पंजाब में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा एक्शन लेते हुए 1500 किलो एक्सपायर हुआ देसी घी जब्त किया और गोदाम से तकरीबन 3000 लीटर संदिग्ध देसी घी बरामद किया, जिसके सैंपल को लेकर के जांच के लिए भेज दिया गया। कानपुर में भी मिलावटी हल्दी बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है और चावल में रंग मिलाकर बन रही हल्दी को नष्ट कराया गया। तो हैदराबाद में मिलावट के खेल का पर्दाफाश हुआ, जहां पर मिलावटखोर मसालों में कपड़ों का रंग और टेल्कम पाउडर मिला रहे थे। बाजारों से घी खरीदने वाले सावधान हो जाइए। बाजार से मसाले खरीदने वाले संभल जाएं। बाजारों से हल्दी खरीदने वाले अलर्ट हो जाएं।
अगर आप भी बिना सोचे समझे और चेक किए बाजार से घी, दूध, पनीर और मसाले घर लाते हैं तो थोड़ा ठहर जाइए, क्योंकि जिसे आप हेल्दी समझकर खा रहे हैं वो असल में जहर हो सकता है, जो आपको धीरे धीरे बहुत बीमार कर सकता है। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो आपको एक एक तस्वीर दिखाकर समझाते हैं। तस्वीरों में दिख रहा ये एक एक बॉक्स एक्सपायरी है, जो बाजारों में धड़ल्ले से बिक रहा था। और हैरानी की बात यह है कि ये कोई 100, 200 या 500 किलो नहीं, बल्कि 1500 किलो एक्सपायर देसी घी है। दरअसल त्योहारी सीजन से पहले मिलावटखोरों पर कार्रवाई करते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने लुधियाना के सिविल लाइंस स्थित एक गोदाम पर छापा मारा, जहां करीब 3000 लीटर संदिग्ध देसी घी बरामद किया गया। जानकारी के मुताबिक गोदाम के बाहर कोई नाम या बोर्ड नहीं था। ऐसे में गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में घी का खरीद मूल्य और एमआरपी सामान्य देसी घी की तुलना में काफी कम पाए गए, जिससे इसके नकली या घटिया गुणवत्ता का होने का शक गहरा गया। और अब देखिए दिव्यांगजनों के लिए स्पेशल बुलेटिन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार आज विधानसभा में अपना पहला बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री सुबह 10 बजे बजट पेश करेंगे। बजट को लेकर लोगों में काफी उम्मीदें हैं। वहीं बजट सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं, क्योंकि तमिलनाडु में मंगलवार को डीएमके नेता उदयनिधि के एक बयान पर जमकर सियासी बवाल हुआ। दरअसल उदयनिधि ने एक रैली के दौरान एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन को लेकर विवादित कमेंट कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद पुलिस ने देर शाम उदयनिधि को जमानत दे दी। उदयनिधि को गिरफ्तार करने से डीएमके कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स यानी MARD ने आज पूरे राज्य में अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। हड़ताल की वजह से मुंबई के KEM, सायन, नायर और कूपर जैसे बड़े अस्पताल समेत सरकारी मेडिकल कॉलेजों की OPD सेवाएं बंद रहेंगी। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने ये हड़ताल महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल की ओर से होम्योपैथी डॉक्टर्स को 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स इन मॉडर्न फार्माकोलॉजी पूरा करने के बाद आधुनिक दवाएं लिखने, पंजीकरण देने की प्रक्रिया के विरोध में बुलाई। पंजाब में कांग्रेस पार्टी में मची रार थमने का नाम नहीं ले रही। नेताओं की बैठक में अक्सर गुटबाजी खुलकर सामने आ रही है। फाजिल्का में मंगलवार को हर बूथ कांग्रेस मजबूत अभियान के दौरान माहौल गर्मा गया। पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और सांसद शेर सिंह दुबाया के समर्थकों ने अपने अपने नेताओं के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी की वजह से माहौल तनावपूर्ण हो गया। ये सारा हंगामा पंजाब कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल समेत बड़े नेताओं की मौजूदगी में हुआ। सबने मिलकर किसी तरह मामले को शांत कराया। सांसद पप्पू यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अब प्रयागराज में उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई है। पप्पू यादव के खिलाफ ये FIR हाईकोर्ट के वकील और बीजेपी नेता सुशील कुमार मिश्रा ने दर्ज करवाई है। पप्पू यादव पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही उनको नोटिस जारी करते हुए 11 अगस्त को पेश होने को कहा गया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि संसद के बाहर पप्पू यादव ने धार्मिक कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई। अजमेर में मंगलवार को जमकर बुलडोजर गरजा। अजमेर विकास प्राधिकरण ने हिस्ट्री शीटर और पूर्व पार्षद हाजी अलीम के अवैध कब्जे पर बने निर्माण को जमींदोज कर दिया। इस जमीन की कीमत 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। प्रशासन ने अवैध कब्जे को लेकर हाजी अलीम को कई बार नोटिस दिया था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया तो प्राधिकरण की टीम दलबल के साथ पहुंची और पक्के निर्माण को ध्वस्त कर दिया। हाजी अलीम ने इस सरकारी जमीन पर मैरिज गार्डन, 4 दीवारी और अन्य कॉमर्शियल निर्माण कर रखा था। आरोपी हाजी अलीम जेल में बंद है।